हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आर्थिक प्रशासन के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। आर्थिक प्रशासन का क्षेत्र, इसका मीनिंग क्या है, इसका एरिया क्या है, एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, टेक्निक्स ऑफ इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब के बारे में हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका निर्धारण इस बात से होता है कि आर्थिक प्रशासन करने के उद्देश्य क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इन्हीं के आधार पर निर्धारित होता है कि इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप क्या होगा, उसका क्षेत्र क्या होगा। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आर्थिक प्रशासन के उद्देश्य। आर्थिक प्रशासन से अभिप्राय क्या है कि देश के तीव्र और सतत यानी कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों तथा क्रियाओं के संचालन, क्रियान्वयन, नियमन और नियंत्रण की व्यवस्था और प्रबंध करना इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। इस इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन के उद्देश्य क्या है? तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, विकसित देश हैं, उनमें इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन करने का उद्देश्य होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राप्त करना, अर्थात विकास के जिस स्तर को उन्होंने प्राप्त कर लिया है उसको बनाए रखना। ये डेवलप्ड कंट्रीज में इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन का उद्देश्य होता है, आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। लेकिन डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, विकासशील और अल्प विकसित देशों में आर्थिक प्रशासन के उद्देश्य इस प्रकार से हैं। पहला, तीव्र आर्थिक विकास करना, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ करना। हर देश की सरकार का एकमात्र उद्देश्य होता है कि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जाए और न केवल आर्थिक विकास किया जाए बल्कि आर्थिक विकास इस प्रकार से किया जाए कि लोगों का अधिकतम आर्थिक और सामाजिक कल्याण भी हो सके। ये आर्थिक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य होता है। सेकेंड, अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का विकास करना। अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों से अभिप्राय यह है कि उद्योगों, कृषि का विकास करना, यातायात सुविधाओं का विकास करना, संचार सेवाओं का विकास करना, वित्तीय सुविधाओं का विकास करना। ये सब अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंग हैं। बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास करना, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, कॉटेज इंडस्ट्रीज, कुटीर उद्योगों का विकास करना, शहरी विकास करना, ग्रामीण विकास करना। ये अर्थव्यवस्था के विभिन्न अंगों का विकास करना आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। प्रमुख आर्थिक समस्याओं का समाधान करना। प्रमुख आर्थिक समस्याओं से अभिप्राय उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व से संबंधित ये जो विभिन्न आर्थिक क्रियाएं हैं, इनसे संबंधित जितने भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, उन समस्याओं का समाधान करना आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होता है। इन समस्याओं का समाधान एक क्रमबद्ध तरीके से करना, एक सुचारू रूप से करने के लिए आर्थिक नीतियों का निर्माण करना और उनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित करना, समन्वय स्थापित करना। डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज से क्या अभिप्राय है? जैसे फिस्कल पॉलिसी बनाना, राजस्व नीति बनाना, सरकार की आय और व्यय नीति, जिसे हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं, राजकोषीय नीति कहते हैं। राजकोषीय नीति का निर्माण करना, मौद्रिक नीति का निर्माण करना, अर्थात चलन में मुद्रा की मात्रा कितनी रहेगी, ऋण किस प्रकार से प्रदान किए जाएंगे, इसका नियमन और नियंत्रण करना, मौद्रिक नीति। औद्योगिक नीति बनाना, लघु उद्योग नीतियों का निर्माण करना, निर्यात आयात नीति का निर्माण करना, मजदूरी नीति का निर्माण करना, प्राइस पॉलिसी का निर्माण करना। ये सब आर्थिक नीतियां हैं जो कि आर्थिक प्रशासन को सुचारू रूप से करने में सहयोग प्रदान करती हैं। तो ये न केवल इन नीतियों का निर्माण करना बल्कि इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए, ताकि एक नीति
दूसरी नीति के सफलता में, उनके क्रियान्वयन में सहयोग प्रदान कर सके। इस तरह से इनमें कोऑर्डिनेशन स्थापित होना चाहिए। उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सोर्सेज आर लिमिटेड एंड वांट्स आर अनलिमिटेड। साधन सीमित हैं और विकास की आवश्यकताएं असीमित हैं। तो देश की सरकार को, प्रशासक को इस तरह से आर्थिक प्रशासन करना चाहिए कि उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। अनुकूलतम उपयोग से अभिप्राय है कि इस प्रकार से उत्पादन को डिजाइन करना चाहिए, देश में इस प्रकार से उत्पादन किया जाना चाहिए कि न तो आवश्यकता से अधिक उत्पादन हो और न ही आवश्यकता से कम उत्पादन होना चाहिए। यदि जरूरत से ज्यादा उत्पादन हो जाएगा तो उत्पादन के साधनों का मिस यूटिलाइजेशन होगा, बेकार पड़ा रहेगा उत्पादन। और यदि आवश्यकता से कम उत्पादन होता है तो कीमत स्तर में वृद्धि हो जाएगी, मांग में वृद्धि होने के कारण। तो इस तरह से उत्पादन करना चाहिए कि देश में उत्पादन की मात्राओं का निर्धारण देश की आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए कि लोगों को उपभोग के लिए भी वस्तुएं प्राप्त हो जाए और हम निर्यात भी कर सकें ताकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि हो सके। तो उत्पादन के साधनों का अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। उत्पादन की उचित तकनीक का प्रयोग होना चाहिए, यानी जहां आवश्यक हो वहां पूंजी प्रधान तकनीकों का प्रयोग होना चाहिए और जहां आवश्यक हो वहां श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। भारत में क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए यह भी आवश्यक है कि हम पूंजी प्रदान तकनीकों के साथ साथ लेबर इंटेंसिव जो टेक्निक्स होती हैं, श्रम प्रधान जो तकनीकें होती हैं, उनका भी प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारे देश के जो हुनर है उसकी रक्षा करने के लिए, उसका विकास करने के लिए भी श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। उत्पादन इस तरह से डिजाइन किया जाना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जा सके। और रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए न केवल बड़े पैमाने के उद्योगों का विकास होना चाहिए बल्कि लघु उद्योग और कुटीर उद्योगों का विकास भी किया जाना चाहिए ताकि ग्रामीण स्तर पर ही रोजगार प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान किए जा सके। क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना। आर्थिक प्रशासन की सफलता इस बात में भी निहित है कि रीजनल जो इम्बैलेंसेस हैं, क्षेत्रीय असमानताएं हैं कि कहीं तो बहुत अधिक विकास हो गया है और कहीं कोई क्षेत्र देश का ऐसा है जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है। तो आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य क्या है कि इस तरह से आर्थिक विकास करना कि क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। जैसे हमारे यहाँ उदयपुर में हिंदुस्तान जिंक है, उसका विकास कहाँ किया गया है? दरीबा और देबारी के क्षेत्र में किया गया है ताकि जितने भी हमारे देश में पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग हैं, उनके जो बड़े बड़े प्लांट हैं, वे सभी तो शहरों से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित किए गए ताकि उन क्षेत्रों का भी विकास किया जा सके और क्षेत्रीय असमानताओं को दूर किया जा सके। धन का न्यायोचित वितरण करना या आय की असमानता को दूर करना आर्थिक प्रशासन का एक बहुत प्रमुख उद्देश्य है कि धन का न्यायोचित वितरण किया जाए। न्यायोचित वितरण करने से अभिप्राय ये है कि सभी व्यक्तियों को जहां तक संभव हो आय प्राप्त करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। इसके लिए धन का उचित वितरण होना चाहिए। उचित वितरण किस प्रकार से हो कि उचित मजदूरी नीति अपनाई जाए, वेतन नीति अपनाई जाए कि न्यूनतम आवश्यकताएं ताकि सभी व्यक्तियों की पूरी हो सके। उचित कर प्रशासन होना चाहिए। टैक्स सिस्टम इस तरह से हमारे देश में अपनाया जाना चाहिए कि आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके। इसके लिए हमारे देश में प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम को अपनाया गया है, यानी प्रगतिशील कर प्रणाली को अपनाया गया है कि जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती जाती है टैक्स रेट इंक्रीज होती जाती है, जिससे कि आय के असमान वितरण को कम किया जा सके, आय की असमानता को दूर किया जा सके। इसके लिए उचित कर प्रशासन होना चाहिए। न केवल टैक्स सिस्टम सही होना चाहिए अपितु कर वसूली करने का जो सिस्टम है वो भी उचित होना चाहिए
ताकि कर चोरी इत्यादि को नियंत्रित किया जा सके। धन के एकत्रीकरण को रोकना चाहिए कि इस तरह से टैक्स सिस्टम को अपनाया जाना चाहिए कि धन का जो कंसेंट्रेशन है वो कुछ ही लोगों तक सीमित ना रहे, अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है उसको कम किया जाना चाहिए। इस तरह का इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। यह आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होना चाहिए। मानवीय संसाधनों का विकास करना आर्थिक प्रशासन का एक अन्य प्रमुख उद्देश्य है। मानवीय संसाधनों का विकास करना, इसके लिए सरकार को आवास सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, आवागमन की सुविधाएं, अच्छे पर्यावरण की सुविधाएं, अच्छे वातावरण की सुविधाएं प्रदान करना, ये सब आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत आता है ताकि मानवीय पूंजी का सही प्रकार से विकास किया जा सके। कीमत नियंत्रण करना, आर्थिक विकास हो गया, उत्पादन की क्रियाओं का विकास कर दिया, बड़े पैमाने पर लघु उद्योग, कुटीर उद्योगों का विकास कर दिया, उत्पादन हो गया है, लेकिन यदि कीमत नियंत्रण नहीं कर पाती है सरकार, मूल्य पर नियंत्रण नहीं है और कीमतें यदि लगातार बढ़ती जा रही हैं तो इससे देश में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी। लोगों को की वस्तुएं प्राप्त नहीं हो पाएंगी एक तरफ, तो दूसरी तरफ लागतों में वृद्धि हो जाएगी और लागतों में वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागतें बढ़ेंगी, इससे और अधिक कीमतों में वृद्धि होगी और देश में मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यह न केवल देश के आर्थिक विकास के लिए अपितु अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो आवश्यक ये है कि कीमत नियंत्रण आर्थिक प्रशासन का एक उद्देश्य होना चाहिए। कीमतें इस प्रकार से नियंत्रित होनी चाहिए कि सभी व्यक्तियों को वस्तुएं खरीदने में या प्राप्त करने में आसानी रहे। इसके लिए हमारे देश में राशनिंग की व्यवस्था भी की जाती है ताकि उचित कीमत पर लोगों को वस्तुएं उपलब्ध करवाई जा सके। पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि करना, विनियोगों को बढ़ाया जा सके। सरकार के लिए इसके लिए क्या करना चाहिए कि आधारभूत संरचना का विकास करना चाहिए, जिससे कि जो निजी क्षेत्र है वो और अधिक उत्पादन करने के लिए प्रेरित हो, और विनियोग बढ़ाए जा सके और पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि की जा सके। इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए कि वित्तीय संस्थाओं का विकास करना, उनका नियमन और नियंत्रण करना भी आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होता है कि सभी आर्थिक क्रियाओं के सुचारू रूप से संचालन के लिए ये आवश्यक है कि पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त हो, वित्त प्राप्त किया जा सके विकास कार्यों के लिए। और इसके लिए आवश्यक है कि वित्तीय संस्थाओं का विकास किया जाना चाहिए। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उनका विकास किया जाना चाहिए, उनका नियमन करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जैसे हमारे देश में बैंकिंग सुविधाओं संस्थाओं का नियमन और नियंत्रण करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई है। और अभी वर्तमान में 2019 में जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में परिवर्तन किया गया है, संशोधन किया गया है, और अब जो सहकारी समितियां हैं उन पर भी रिजर्व बैंक को नियमन और नियंत्रण करने के अधिकार प्रदान किए गए हैं ताकि देश में जो वित्तीय प्रणाली है वो सुचारू रूप से कार्य करे। इससे पूंजी निर्माण की दर में वृद्धि होगी, वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है और आर्थिक विकास को गति प्रदान की जा सकती है। उपयुक्त आर्थिक प्रणाली का चयन करना चाहिए। देश के विकास की आवश्यकता किस प्रकार की है, इसके आधार पर यह गवर्नमेंट को यह तय करना चाहिए कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जाएगा। इसका निर्णय सरकार को करना चाहिए। जैसे 47 में जब देश स्वतंत्र हुआ था, हम आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरह से एक पिछड़ी हुई स्थिति में थे, तो सरकार के द्वारा एक समाजवादी समाज की स्थापना करने के लिए हमारे यहाँ पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपनाया गया था। और 1991 में इस व्यवस्था को परिवर्तित करके अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए हमारे देश में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर दिए गए हैं और अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया जा रहा है। तो
कौन सी आर्थिक प्रणाली किस समय पर उपयुक्त रहेगी, इसका निर्णय भी आर्थिक प्रशासन के अंतर्गत किया जाना चाहिए और ये भी आर्थिक प्रशासन का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। वित्तीय संस्थाओं का विकास, नियमन और नियंत्रण करना, और अंत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का नियमन और नियंत्रण करना भी आर्थिक प्रशासन का उद्देश्य होता है, ताकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि की जा सके, भुगतान संतुलन की समस्या का समाधान किया जा सके, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि की जा सके और निर्यातों में वृद्धि और आयातों में कमी करके हमारे देश की जो मुद्रा है रुपया, उसकी विदेशी विनिमय दर में भी वृद्धि की जा सके। ये सभी आर्थिक प्रशासन के उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को प्राप्त करके ही सरकार देश में तीव्र आर्थिक विकास कर सकती है और देश के में लोगों के आर्थिक कल्याण में वृद्धि की जा सकती है। थैंक यू।